वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रदीप फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज आ चुके हैं हम लोग मूविंग चार्ट और मैग्नेटिज्म के क्लास 12 के लेक्चर में। तो क्लास 12 के लेक्चर नंबर 12 आज हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग सोलेनॉइड हो, और सोलेनॉइड का मतलब होता है परिनालिका। परिनालिका क्या होती है? तो परिनालिका, पहले परिनालिका समझेंगे। तो परिनालिका किसी इंसुलेटर मतलब धातु के चालक को किसी अचालक बेलनाकार बेलन या बेलनाकार आकृति पर एक समान रूप से मतलब सिमिलर रूप से पास निकट एक दूसरे के साथ लपेट दिया जाता है। निकट एक रूप से लपेटने पर ये पूरा एक सिस्टम तैयार हो जाता है जिसके दो सिरे फ्री होते हैं। एक सिरे पर धारा भेजी जाती है और दूसरे सेक्शन से धारा एग्जिट ले लेती है, निकल जाती है। तो इस तरीके के सिस्टम में जिसमें बेलनाकार इंसुलेटर पर तार को एक समान रूप से लपेटा गया है, कुछ इस तरीके से लपेट रखा है आपने, और इसको लपेट के इसके एक सिरे पर करंट आपने एंटर कराया और एक सिरे से ये एग्जिट कर लेता है। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है इसको हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। ओके, परिनालिका, ये परिनालिका है। परिनालिका की कुछ भी लेंथ हो सकती है। फिलहाल के लिए हम इसके प्रत्येक एक लंबाई पर फेरों की संख्या एक समान रखते हैं, ज्यादा या कम नहीं होती। इससे मैग्नेटिक इफेक्ट बना रहता है। जब हम किसी धारावाही परिनालिका का मतलब जिसका धारावाहिक हो, जब किसी धारावाही परिनालिका के बारे में बात करते हैं तो धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय प्रभाव देखने को मिलता है। तो आज हम लोग वही करेंगे, किसी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त करेंगे। ओके, तो ये हो गया परिनालिका। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र चेक करेंगे। तो ये बच्चों अंदर वाला ये क्या है? इंसुलेटेड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इंसुलेटेड, ठीक है। और ये कंडक्टिंग वायर है जो ऊपर लगाया गया, कंडक्टिंग वायर है और ये एक्चुअली इंसुलेटेड होता है। तो इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर क्यों होता है? ताकि ये जो धारा इस पर रहे वो इसके बगल वाले पे न जाए, अपने पाथ से होकर के जाए। इसे हम लोग कहते हैं इंसुलेटेड कंडक्टिंग वायर, मतलब तार का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन न हो धारा के जाने के। आई होप क्लियर हो रहा होगा कि परिनालिका क्या होती है। तो अब हम लोग समझेंगे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये एप्लीकेशन में बच्चों दूसरा एप्लीकेशन है धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारावाही परिनालिका। आइए चेक करते हैं कैसे निकालेंगे धारावाही परिनालिका के कारण। तो ये मेरे पास कोई धारावाही परिनालिका हो गई, ठीक। ये धारावाही परिनालिका फिलहाल के लिए इसकी लेंथ कुछ भी हो, अगर ये फाइनाइट होगी तो क्या होगी? पहले इनफाइनाइट के बारे में, मतलब हमारे पास कोई एक लंबी सी परिनालिका है, काफी अच्छी लंबाई है इसकी, और इस अच्छी सी लंबाई कहने का मतलब कि यहाँ पर हम किसी बिंदु पर निकालना चाहते हैं इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इस बिंदु का नाम रख दीजिए P। अगर मैं यहाँ निकालना चाहता हूं तो पहले तो इसको मैं घेर लूंगा, मतलब धारावाही परिनालिका बना लेते। तो ये धारावाही परिनालिका जो आपने बनाई, ये करंट यहाँ से एंटर करा, करंट यहाँ से एग्जिट करा, जहां निकालना है वहां से आप एक लूप बना लीजिए। ये लीजिए एक लूप तैयार है, ये इस तरीके से। ये हमने इस बिंदु पर निकालना था, तो इस बिंदु से होकर के एक मैंने लूप बना लिया है। लूप जो है वो एक आयताकार लूप है जिसका नाम A, B, C, D रख दिया जाए। लूप है तो इसका एक कैटेगरी होगी, दिशा होगी। तो अगर वृत्ताकार होता है तो दिशा स्पर्श रेखी होती है, लेकिन आयताकार है तो दिशा इसके हर सेक्शन पर कुछ इस तरीके से होगी। तो ये हो गई A to B, B to C, C to D और D to A। एक लूप तैयार हो गया। और ये किससे होकर जा रहा है? बिंदु P से। और बिंदु P क्या है? बिंदु P वह बिंदु है जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात है, ठीक है। तो माना परिनालिका के
बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो ज्ञात करें, सबसे पहले यहां पर हमने लूप ले लिया, लूप ए बी सी डी से परिबद्ध चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पियर के परिपथीय नियम से, एम्पियर के परिपथीय नियम से लगा दिया जाए। अगर मैं बात करूं पहले इस सेक्शन की, इस वाले पर्टिकुलर सेक्शन मतलब AB, तो AB के लिए मैं ले रहा हूं पथ A to B के लिए। तो पथ A to B के लिए अगर मैं बात करूं तो यहां पर मुझे लेना होगा कुछ एम्पियर सर्किटल लॉ का फॉर्मेट। तो एम्पियर सर्किटल लॉ के लिए आप लेंगे लाइन, वो लाइन दिख रही है आपको, लाइन इंटीग्रल कहां से कहां तक के लिए ले रहे हो आप, A से B के लिए ले रहे हो, तो यहाँ पे लिखिए A से B के लिए B वेक्टर ऑफ डॉट dl, ओके, ध्यान दीजिएगा B dl इसके लिए। तो आपने क्या करना है कि इसका लाइन वेक्टर इधर ही होगा, ठीक, ये लाइन वेक्टर है इस साइड। और मैग्नेटिक फील्ड जरा ध्यान दीजिएगा, करंट अगर इस तरीके से फ्लो कर रहा है, अंदर गया और बाहर आया, तो करंट का जो डायरेक्शन होगा यहाँ पर सब डॉट 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 होगा। ये अंदर ऐसे गया, करंट ऐसे गया और ये बाहर आ रहा है, तो करंट यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे एंटर कर रहा है, ये अंदर आया और ऐसे जाकर के अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर हो गया क्रॉस 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 क्रॉस, कुछ इस तरीके से। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो दिशा होगी इसके वजह से वो इधर होगी, इधर अलोंग द लाइन, कैसे अगर होगी तो इधर होगी, अलोंग द लाइन होगी। तो यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए और लाइन वेक्टर को देखते हुए अगर इनके बीच में एंगल देखूं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, A to B B dl cos 0, ठीक। और इजिकल टू, अगर मैं एम्पियर के सर्किटल लॉ के बारे में बात कर रहा हूं, एम्पियर के परिपथीय नियम से बात कर रहा हूं, तो एम्पियर के परिपथीय नियम के लिए यहाँ पर ये वाली लाइन किसी करंट से इनक्लोज नहीं है, यहाँ पे कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर करंट 0 इंटू म्यू नॉट, I इंटू म्यू नॉट होता है, तो करंट 0 है म्यू नॉट। यहाँ पर cos 0 की वैल्यू तो मिल जाएगी आपको, तो ये मिलेगा आपको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसी प्रकार अगर मैं पथ B to C के बारे में बात करूं तो A to B की जगह पे आप लिखिए B to C, यहाँ पे वेक्टर ऑफ B dl इज इक्वल टू B to C, लंबाई B to C B dl। अब जरा मुझे देखिए कि यहाँ लाइन वेक्टर नीचे की ओर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बना, cos 90 डिग्री। लेकिन एक सेकंड, ये क्या, जो आपने ये वाली लाइन ली है, इस वाली लाइन पर कोई करंट नहीं आएगा, लाइन पर कोई करंट नहीं आएगा। क्या ये बात थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये कहना उचित नहीं। तो ये वाली लाइन जो है ऐसे, इस वाली लाइन के बारे में बात करें तो इसमें कुछ करंट तो दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो करंट है वो क्या होगा, मान लीजिए इस वाले सेक्शन में I करंट है, तो I और म्यू नॉट उस मीडियम के लिए मैग्नेटिक मीडियम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर आपने इसका नाम इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। सिमिलरली मैं और बात करूं, पुनः पथ C to D के लिए, C to D के लिए लेके देखा जाए तो यहाँ पे C D B dl वेक्टर वेक्टर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं C to D के लिए B dl, लाइन वेक्टर इधर और मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो वही बात होगी
cos 0 की जगह 180 लिख देंगे, ठीक है। लेकिन फिर लिमिट में बदल लूंगा तो वापस से 0 लिख सकते हैं। अगर ये c टू d है तो यहाँ 180 लिखिएगा, और अगर मैं लिमिट बदल दूं d टू c कर दूं तो फिर ये cos 180 0 लिखा जा सकता है। इसलिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड माइनस में तो दिखाएंगे नहीं यहाँ पे। इज इक्वल टू इस वाली लाइन पर जरा ध्यान से देखिए, क्या करंट नहीं है? बिल्कुल है करंट, और काफी है, यहां से यहां तक करंट। तो कितना करंट है? फिलहाल के लिए हम इस करंट को I इनके लिए म्यू नॉट के साथ लिख देते हैं, इक्वेशन नंबर 3। और आगे बढ़ते हैं पथ D टू A के लिए, ठीक है। पथ D टू A के लिए, तो D टू A के लिए कहानी बच्चों ऐसी होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं D टू A B dl cos 90। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लाइन वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, और साथ में करंट आपको लेना होगा इस वाली लाइन पर, तो आप दिखा दीजिएगा I म्यू नॉट, ठीक। थोड़ा ध्यान से जरा समझने की कोशिश करें, तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसका भी कोई अस्तित्व नहीं, इक्वेशन नंबर 4 का, ओके। अगर मैं यहाँ आऊं इक्वेशन नंबर 1 पे, तो ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 0, तो इक्वेशन नंबर इसका भी 1 का भी कोई अस्तित्व नहीं। अगर मैं इधर आऊं तो cos 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos 90 की वैल्यू अगर 0 होगी तो वैसे समीकरण 2 का भी अस्तित्व नहीं है। तो उपरोक्त सभी समीकरणों से सबको जोड़ दिया जाए, 1 2 3 तथा 4 से। तो इसको लिख क्या सकते हैं बच्चों? इस सबको एक साथ लिखेंगे तो बचेगा केवल B dl cos 0 डिग्री म्यू नॉट I। ये I टोटल करंट है बच्चों, और यहाँ पर आपका इंटीग्रेशन था, कहां से कहां तक था? यही वाला बचा है ना, तो D टू C, ठीक, D टू C। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा बच्चों, ये वाला सेक्शन आपका बचा इसलिए क्योंकि इसमें करंट आ रहा था, और ये वाला सेक्शन इसलिए नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं था लूप में। अब जरा थोड़ा ध्यान से देखें कि इसको मैं लिख क्या सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ B dl को इंटीग्रेट कर दूंगा तो हो जाएगा L। कहां से कहां तक? यहां से लेकर के यहां तक की कुल लंबाई जो कि आपको लेनी है वो इसकी लेंथ L लिख दी। अब मैं इधर आ जाऊं तो यहाँ पे टोटल करंट चाहिए। अगर मैं मान लूं कि 1 यूनिट लेंथ में n फेरे, अगर मैं मान लूं कि 1 यूनिट लेंथ में स्मॉल n फेरे, 1 यूनिट, तो मुझे कितने यूनिट का चाहिए? इतने यूनिट में चाहिए। कितने फेरे हैं? तो एक कांत लंबाई में इतने फेरे, तो कुल लंबाई में कितने फेरे? मान लो कुल लंबाई का निकालना है तो कैपिटल L से मल्टीप्लाई या स्मॉल l से मल्टीप्लाई, इतने लंबाई का। अगर इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल फेरे पता चल जाएंगे। एक फेरे में अगर करंट I है, एक फेरे में अगर I फ्लो कर रहा है तो सारे फेरों में कितने करंट फ्लो करेंगे? सारे फेरे में कुल करंट निकालना है तो मल्टीप्लाई, ओके। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा I इंटू N इंटू L, ओके। ये L इसकी लेंथ है। यहाँ से L और L बच्चों कैंसिल हो गया कि ये कुल करंट आ गया था, कुल फेरों की संख्या गुणे करंट। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट N I। ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। कहां पे? इस परिनालिका के अंदर। अगर यही परिनालिका के केवल बाहर के बारे में बात करते बच्चों, ये तो कहां पे आ गया? इनसाइड में आ गया। इसी प्रकार परिनालिका के बाहर अगर बात करूं तो बाहर तो कोई करंट ही नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सीधे सीधे आप लिख सकते हैं क्या? 0। कहां पे? आउटसाइड में। तो ये भी आपको रिजल्ट दे दे रहा है। इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड होगा, आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा क्योंकि करंट नहीं एसोसिएटेड। ये तो आपकी परिनालिका है काफी लंबी। परिनालिका लंबी है तब की केस में। अगर परिनालिका शॉर्ट है मतलब छोटी, ठीक है, नोट में परिनालिका परिमित लंबाई की, परिमित लंबाई की परिनालिका, तब क्या होगा? तब इसका शेप एक बार मैग्नेट दंड चुंबक की तरह होगा, जिस तरीके से
यहां से निकलेगा इसमें प्रवेश करेगा, यहां से निकलेगा इसमें प्रवेश करेगा। यहाँ पे डॉट 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 ये करंट के डायरेक्शन को यहाँ पे और क्रॉस 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 करंट के डायरेक्शन को दिखाएगा और ये आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मतलब अगर परिमित होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपका जरूर होगा आसपास, ये दंड चुंबक के भांति छोटे दंड चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। और अगर अपरिमित होगा तो आपका जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगा वो स्ट्रेट होगा, ऐसे होगा, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या धारा है। तो ये हो गया परिमित लंबाई के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर परिमित लंबाई का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के फॉर्मूले के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो इसके अक्ष को दिखाएगा। यहाँ पर बच्चों कोई पॉइंट P ले लीजिए इन साइड में, और इस एक एंड को यहाँ से और एक एंड को यहाँ से जोड़ लीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि ये अगर θ1 बनाता हो और यहाँ से मान लीजिए ये क्षैतिज से θ2 बनाता हो, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V = μ0 Ni/2, और यहाँ पर साथ में हो जाएगा cos θ2 - cos θ1। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला तब होगा जब मुझे क्या चाहिए होगा, परिमित लंबाई। तो cos θ2 - cos θ1। ओके, ये केस ध्यान दीजिएगा, परिमित लंबाई के लिए फॉर्मूला है जो कि केवल आपको फॉर्मूला पढ़ना है, इसका डेरिवेशन अगले आने वाले क्लासेस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आई होप ये कहानी क्लियर हो गई। अगर इसी को अनंत करना हो तो जब इसको अनंत कर देंगे बच्चों, तो अनंत होते ही ये जो θ2 दिखाई दे रहा है वो 180 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप 180 कितना पा जाएंगे, 180 का माइनस और यहाँ पे 0 कर लेंगे तो वैल्यू आपको मिलेगी यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, यही फॉर्मूला वापस आ जाएगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई हैं। तो बच्चों आज हमने क्या देखा, तो परिनालिका के कारण मैग्नेटिक फील्ड देखा, इनसाइड और आउटसाइड, और इसका शेप परिमित लंबाई के लिए किस तरीके का होगा, परिमित लंबाई का फॉर्मूला कैसा होगा। क्लियर हो? तो आगे हम लोग कल पढ़ेंगे किसी टोरॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो उसके लिए वेट करते रहिए, अगले लेक्चर के बारे में जानने के लिए पहले इसको अच्छे समझ लीजिए ताकि आगे की चीजें अच्छे समझ में आए। फटाफट से आप अगले लेक्चर का वेट करिएगा, कल बात करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।